नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के बैतूल में पीएम मोदी के हुंकार, कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, राहुल गांधी को कहा मूर्खों का सरदार। इंडिया गठबंधन में आई दरार, राहुल गांधी के एक्सरे वाले बयान पर अखिलेश यादव का हमला, बोले सत्ता में रहते कांग्रेस ने क्यों नहीं किया ये काम। आतिशी ने सीएम को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली के मुख्य सचिव पर बेटे को 850 करोड़ लाभ पहुंचाने का लगा आरोप, तो मंडलायुक्त अश्वनी कुमार ने किया बचाव। जमुई में बालू माफियाओं का तांडव, दरोगा को कुचलने पर शिक्षा मंत्री का चौंकाने वाला बयान, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को घेरा। गाजा पर हमास का अब नहीं रहा नियंत्रण, इजरायली रक्षा मंत्री ने किया दावा, दक्षिण की ओर भाग रहे आतंकवादी। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी के दहाड़ की। मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा के लिए 17 नवंबर को मतदान होना है। चुनाव प्रचार 15 नवंबर की शाम को थम जाएगा। भाजपा और कांग्रेस ने आखिरी दौर के चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की ओर से आज पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में मोर्चा संभाला। वहीं पीएम मोदी ने बैतूल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर भी तंज कसी। प्रधानमंत्री ने राहुल के मेड इन चाइना फोन वाले बयान पर कहा कि कल कांग्रेस के एक महाज्ञानी कह रहे थे कि भारत में सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हो? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है, जबकि सच्चाई ये है कि आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। डॉक्टर साहब, एक फिर से नया नाम दे दिया है पीएम मोदी। देखिए, नया नाम गलत नामकरण किया उन्होंने मूर्खों का सरदार बताया। ना वो सरदार है और ना ही उसके गैंग में लोग जो है वो मूर्ख हैं। वो बड़े शातिर हैं, वो बेवकूफ़ बना रहे राहुल गांधी को। ये दरअसल मूर्खता राहुल गांधी की तरफ से की जाती है। कोई ये बात कह रहा है कि आजकल जो भी आप फोन ले लो मेड इन चाइना होगा, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं। कुछ हमारे दोस्त अभी अमेरिका से आ रहे थे, हमने कहा भाई आईफोन लेते आना। उन्होंने कहा क्या, तो हर जगह मेड इन इंडिया ही मिल रहा है आईफोन। अमेरिका में तमाम आईफोन, सैमसंग के फोन्स हर जगह पूरी दुनिया में हिंदुस्तान से बन के जा रहे हैं। और ये व्यक्ति कह रहा है कि हाथ में चाइना से ऑब्सेशन है। दिक्कत क्या है, ये जब से 2008 में कांग्रेस पार्टी का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ करार हुआ है, राहुल गांधी ही इज ऑब्सेस्ड विद चाइना। हर चीज में उनको चाइना में डेमोक्रेसी नजर आती है, उनको चाइना में फ्रीडम एक्सप्रेशन नजर आता है, वहां का मॉडल बड़ा इंक्लूसिव नजर आता है। पता नहीं भाई, एक बात तो मानना पड़ेगा, नमक का कर्ज अदा करने की कला राहुल गांधी जैसा किसी के पास नहीं है। ये दुश्मन नंबर 1 है चीन हिंदुस्तान का, और ये हमेशा चाइना की बैटिंग करते हुए नजर आते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने सही निशाना साधा है और सही जवाब दिया है। अब बात इंडी गठबंधन में दरार की। एक तरफ राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर ओबीसी के मुद्दे पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा था कि जातिगत जनगणना एक एक्सरे की तरह होगी जो विभिन्न समुदायों का पूरा विवरण देगी। इस तरह से राहुल गांधी ने स्वराज सरकार और बीजेपी को ओबीसी विरोधी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के इस बयान पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि पिछली कांग्रेस की सरकारों ने अपनी दोषपूर्ण नीतियों की वजह से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अखिलेश यादव ने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो यह समस्या उसी समय हल हो सकती थी।
अगर एक्सरे उसी समय हो गया होता तो परेशानी नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि अब तो एमआरआई और सीटी स्कैन की जरूरत है क्योंकि बीमारी बढ़ चुकी है। इस तरीके की दरार देखने को मिल रही है। देखिए, ये तो भानुमति का कुनबा था, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, आपस में ही लड़ रहे हैं ये लोग, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, अब तो नीतीश कुमार ने भी बोलना शुरू कर दिया। ये सारे लोग कांग्रेस पार्टी को ही गालियां दे रहे हैं। और ये राहुल गांधी, इनको तो कांग्रेस पार्टी की राजनीति कैसे की जाती है, कांग्रेस पार्टी क्यों है, इसका ही इल्म नहीं है। भाई, इंदिरा गांधी से ज्यादा बड़ा लीडर हो गया है, उससे ज्यादा अकल आ गया है राहुल गांधी को। यह इंदिरा गांधी का नारा क्या था? जात पर न बात पर, मोहर मारो हाथ पर। यही नाराबाजी होता था कि भाई जाति के नाम पे हम राजनीति नहीं करेंगे। राहुल गांधी जाति का जो है, इनको अफीम किसी ने चटा दिया है, उसी में वो एक्सरे करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई, तुम ओबीसी का वोट ये एक्सरे करके तुम पालोगे? आजाद भारत का सबसे बड़ा ओबीसी लीडर प्रधानमंत्री है अभी, और आप ये छलावा। लेकिन ठीक है, अगर आप ये कहते कि भाई हम जीतेंगे तुरंत एक्सरे कराएंगे, तो भाई तो रिपोर्ट तो पड़ी हुई है कर्नाटक के अंदर में, आपने उसको रिलीज किया क्यों नहीं किया? आप वहां रिलीज नहीं कर रहे, भाई राजस्थान में रिलीज कर दो, वहां तो तुम्हारी सरकार थी। अभी चुनाव हो रहा है, चलिए भाई हिमाचल में तुम्हारी सरकार है, करवाओ वहां पे एक्सरे नहीं होगा। दिक्कत क्या है? राहुल गांधी और उसके तमाम जो रणनीतिकार हैं, दे वांट हिंदूज वोट टू बी डिवाइडेड। बेसिक बात समझ लीजिए, हिंदुओं के वोट को कैसे तोड़ा जाए, कैसे भ्रमित किया जाए, कैसे फूट डालकर जाति के नाम पे, तो लैंग्वेज के नाम पे, तो आदिवासी और वनवासी में इनको डिफरेंस नजर आ रहा है। बताइए, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज के ऊपर कुठारा घात करके राजनीति करना चाहते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं। और इसीलिए जब विचारधारा विहीन व्यक्ति हो जाता है, तो ये ओबीसी की राजनीति करने वाले लोग भी, ये ओबीसी की का जो सेंसस करवाने के लिए जो राजनीति किया जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा, तो आप देखिए सारे लोग विरोध कर रहे हैं। ममता बनर्जी नहीं कह रही है कि मत करो, केजरीवाल कह रहा है कि मत करो, अब अखिलेश यादव भी कह रहे हैं मत करो। तो इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी हो गए हैं राउंड बॉटम फ्लास्क, हिंदी में कहें तो बिना पेंदी का लोटा। इस खबर में बात 850 करोड़ के आरोप की। दिल्ली सरकार में मुख्य सचिव नरेश कुमार के बेटे से जुड़ा भ्रष्टाचार का मामला गर्मा गया है। केजरीवाल सरकार में विजिलेंस मंत्री आतिश सिंह ने शुरुआती जांच के बाद मुख्यमंत्री को 650 पन्ने की प्राथमिक रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में चीफ सेक्रेटरी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि मंत्री की रिपोर्ट में सीएस पर अपने बेटे को गलत फायदा पहुंचाने का आरोपी पाया गया है। वहीं दिल्ली सरकार के मंडलायुक्त अश्वनी कुमार ने शीर्ष अधिकारियों का बचाव करने के लिए एक प्रेस वार्ता भी किया। उन्होंने भूमि अधिग्रहण मुआवजा मामले में मुख्य सचिव नरेश कुमार के खिलाफ लगाए गए आरोप को निराधार बताया और इसे गंदी राजनीति का हिस्सा करार दिया। उनका दावा है कि मुख्य सचिव के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों का उद्देश्य उनका चरित्र हनन करना है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के मामले में सक्रिय रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। क्या लगता है ये पूरा मामला राजनीति का हिस्सा है? देखिए, राजनीति नहीं, केजरीवाल राजनीति का शीर्षासन करवा रहे हैं। जो ईमानदार है उसके खिलाफ यह आरोप लगाया जा रहा है, और जो बेईमान सब थे उसको यह कहता है कट्टर ईमानदार। अब एक कॉमन सेंस की बात समझिए, अगर आपका बेटा किसी स्कैम में फंसा हुआ है या उससे लाभ उठा रहा है, तो आप क्या उसको सीबीआई के हवाले करेंगे? या जिसके साथ मिलके उसने इस घोटाले को अंजाम दिया उसको आप सस्पेंड करेंगे, उसको नौकरी से बाहर करेंगे, उसकी शिकायत एलजी से करेंगे, उसकी शिकायत अमित शाह के पास जाके करेंगे? आप करेंगे? और अगर कोई आदमी ऐसा करता है कि बेटा फंसा हुआ है और उसके बावजूद वो सीबीआई करवा रहा है, उसके दोस्तों को सस्पेंड कर रहा है, तब तो वो वाकई में कट्टर ईमानदार है।
जिस व्यक्ति पे यह आतिशी मार लेना 2 दिन पहले विजिलेंस की रिपोर्ट की जांच के आदेश दिए गए केजरीवाल के द्वारा, 2 दिन में इसने पूरा कैलकुलेट करके बता दिया। खैर ये हवा पानी है, इससे कुछ होना जाना है नहीं। सवाल बहुत ही सिंपल सा है। जो जमीन द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए लिया गया, उसकी इनिशियल जो कीमत लगाई गई थी वो 41 करोड़ रुपए, उसको बढ़ा करके 353 करोड़ रुपया कर दिया गया। किसने किया? ये केजरीवाल का चहेता हेमंत कुमार डीएम था, उसने किया। अब उसने कर दिया तो मालूम चल रहा है कि अब उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो उसको कवर फायर देने के लिए आपने जो है चीफ सेक्रेटरी के ऊपर ही, चीफ सेक्रेटरी ने क्या किया, जैसे ही उसको मालूम चला कि इस डीएम ने एक काम किया है तो डीएम को बुला करके 2-4 मीटिंग में पहले डांट लगाई, कहा गलती सुधारो। वो गलती नहीं सुधारा तो उसको सस्पेंड किया, एलजी को लिखा। उसके कहने पे ही सीबीआई की जांच चल रही है। ये मैंने कहा कि राजनीति में शीर्षासन कर रहा है केजरीवाल, वो इसलिए जब ऑलरेडी किसी मुद्दे के ऊपर सीबीआई जांच चल रही है, तुम ज्यादा करमचंद बन गए हो। किससे जांच करवाओगे? कहां जांच करवाना है? या सिर्फ 800 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए, ये सब आराम। ये बात बिल्कुल जो कमिश्नर साहब ने, अश्विनी कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि यह सिर्फ और सिर्फ चरित्र हरण करने का मामला है, यही काम केजरीवाल कर रहे हैं। अब बात बिहार में सुशासन पर उठ रहे सवाल की। बिहार के जमुई में बालू माफिया ने पुलिस कर्मियों को ट्रैक्टर से कुचल दिया। इसमें एक दारोगा की मौत हो गई जबकि एक घायल है। इस घटना को लेकर प्रदेश के शिक्षा मंत्री का हैरान करने वाला बयान अब सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई बार कई अन्य राज्यों में ऐसी घटनाएं हुई है। उन्होंने आगे कहा कि यूपी और मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाएं हुई हैं, ये अपराध है, कानून के मुताबिक दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। तो वहीं जमुई सांसद चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री जी राज्य में बालू तस्करों का तांडव सिर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में सवाल आपके नेतृत्व पर ही उठते हैं कि क्या ये सब आपके संरक्षण में हो रहा है, और नहीं तो अब तक कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए? ये किस तरीके का सुशासन बाबू का चल रहा है? देखिए, कोई सुशासन नहीं है बिहार में, वहां कुशासन हो चुका है ऑलरेडी। जब अपराधी पुलिस वालों की इस तरह से सरेआम हत्या करना शुरू कर दे तो पहली चीज ये समझ जाइए कि वहां के अपराधियों के बीच कानून का कोई खौफ डर नहीं है। 1 नंबर 2, उसको ये मालूम है कि हम अगर ये काम कर भी देंगे तो हमारे पीछे जो लोग हैं वो आपको बचा लेंगे, या फिर वो व्यक्ति जिनके संरक्षण के वजह से ये लोग अपराध करते हैं वो सीधे सीधे सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं। सिंपल बात है। ये बालू माफिया हो, ड्रग माफिया हो, बिहार के अंदर में अब तो शराब माफिया एक नया कैटेगरी आ गया है। ये सब के सब बिना किसी पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के ये ऑपरेट कर ही नहीं सकते। पूरी दुनिया को इनके नाम मालूम है भाई। वहां पे जमुई के आसपास जितनी भी बड़ी छोटी नदियां, क्यूल नदी वगैरह है, बहुत ही शानदार किस्म का बालू जो है उन नदियों में होता है, बेस्ट क्वालिटी। और वहां पे ये माफिया, जब से हम लोग पैदा हुए तब से ये माफिया के बारे में सुन रहे हैं, आज तक कोई खत्म नहीं कर पाया। और देखिए उस शिक्षा मंत्री को, वो कह रहे हैं भाई सब कुछ तो नॉर्मल है, ऐसे कि भाई बहुत ही, ये वही शिक्षा मंत्री है जो रामचरितमानस को जलाने की बात करता है, रामचरितमानस के चैप्टर को उनके उस चीज़ों को जो है तब्दील करने की बात करता है, राम मंदिर को जो है तोड़ने की बात करता है। राम के खिलाफ बयान देने वाला व्यक्ति अपराधियों के फेवर में किस तरह से बातें कर रहा है, ये बिहार की जनता को सोचना चाहिए। आखिरी खबर में बात गाजा से हमास के आउट होने की खबर की। इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास के बीच युद्ध अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। इसी बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने ऐसा दावा किया कि हमास से गाजा में नियंत्रण खो दिया है। यह दावा फिलिस्तीनी समूह द्वारा इजराइल पर आश्चर्यजनक हमला करने और 500 से अधिक रॉकेट दागने के 1 महीने बाद सामने आया है। बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजराइल ने
जवाबी हमले में ताबड़तोड़ बमबारी की। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के रक्षा मंत्री ने बिना सबूत दिए कहा कि हमास ने गाजा पर नियंत्रण खो दिया है। आतंकवादी दक्षिण की ओर भाग रहे हैं, नागरिक हमास के ठिकानों को लूट रहे हैं। कितनी सच्चाई है रक्षा मंत्री के बयान? देखिए क्या होगा उन लोगों का जो झोला छाप गैंग, फ्रॉम द रिवर टू द सी, पैलेस्टाइन विल बी फ्री, जो गाना गा रहे हैं सब लोग, वामपंथियों का और जिहादियों का ये जो कॉकटेल है। गाजा के अंदर इजरायली कब्जा ऑलमोस्ट हो चुका है, आतंकी भाग रहे हैं। दुनिया ने सारा जितना इनके पास ताकत था, इन जिहादियों को, इस्लामिक देशों को, जो कोई बन पड़ा कि भाई इजराइल को रोक ले, रुक पाया? नहीं रुक पाया। हिंदुस्तान में भी प्रियंका वाड्रा ट्वीट कर रही है, बताइए कौन सुनेगा तुम्हारी बात? ये लोग यहां से आए फोटो खिंचवा रहे हैं, पत्रकार, लीडर, दलाल किस्म के लोग फिलिस्तीन के हाई कमीशन एम्बेसडर से जाकर के मिल रहे हैं, उनको जो है दूतावास में जाकर के वहां समर्थन का चिट्ठी लिख रहे हुए। क्या हुआ? उनके ही प्रधानमंत्री के ऊपर हमला कर दिया हमास वालों ने मारने के लिए। तो ये ऑलरेडी डिसाइडेड था। इजराइल बहुत ही डिटरमाइंड नेशन है। आपने उसके घर में घुस के उसको मारा है, वो आपको तबाह बर्बाद कर देगा। यूक्रेन पे रशियन जो हमला हो रहा है तो बिल्डिंग तो कुछ कुछ नज़र भी आता है, यहाँ तो इसने बराबर कर दिया, और ये बराबर होना भी चाहिए। कोई भी समाज, कोई भी मुल्क, कोई भी, भाई हमास पल रहा है फिलिस्तीन के अंदर। पैलेस्टाइन के लोग अगर उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हैं तो फिर उसके दंश और उसके असर का वो भी हिस्सेदार बनेंगे। ये तो पुरानी कहावत है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा। भाई आपको पहले से ही ये सबक है। दुनिया के हर समाज, हर देश को, अगर आपके समाज में आतंकवादी है तो आपको सबसे पहले विरोध में खड़ा होना चाहिए। आप खड़े नहीं होंगे तो जिस तरह से गाजा का हाल हुआ है पूरी दुनिया में यही रिपीट होगा। फिर आप चीखते चिल्लाते मत रहिए कि वी आर ऑल पीसफुल। कुछ लोग आतंकी हैं, ये कुछ लोग के चक्कर में ये मेजॉरिटी भी पिसेगा। अभी गाजा में हुआ है, कल ये बाकी इलाकों में, दुनिया भर में होगा। ये आप तय करके जान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।